नमस्कार। कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब हिंदुस्तान का मतलब पूरा भारत नहीं होता था? या फिर जब एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले को ही विदेशी कह दिया जाता था? आज हम भारत के मध्यकाल की एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसा 1000 साल का दौर है जिसने हमारे आज के समाज, संस्कृति और हमारी पहचान को गढ़ा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इतिहासकार इतने लंबे समय को देखते कैसे हैं। फिर हम उन सुरागों की पड़ताल करेंगे जो हमें अतीत की कहानियां सुनाते हैं। इसके बाद हम उस समय के समाज और राजनीति के बदलते चेहरे पर नजर डालेंगे, समझेंगे कि लोगों की आस्था कैसे बदली और आखिर में उस दौर की जबरदस्त कला और साहित्य की विरासत को देखेंगे। देखिए, इतिहास ना एक बहुत बड़े महासागर की तरह है। अब इसे समझने के लिए इतिहासकार इसे 3 बड़े हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी किताब को चैप्टर्स में बांटते हैं। और ये जो बंटवारा है, ये सिर्फ तारीखियों का खेल नहीं है, बल्कि ये उस समय के समाज और अर्थव्यवस्था में आए बड़े बड़े बदलावों पर आधारित है। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से, जहां शुरुआती सभ्यताओं ने जन्म लिया। फिर 8वीं शताब्दी के आसपास एक नया दौर शुरू हुआ जिसे हम मध्यकाल कहते हैं। ये वो समय था जब बाहर से तुर्क, अफगान और मुगल आए और अपने साथ नए विचार, नई तकनीकें और एक नई संस्कृति भी लेकर आए। और हमारा आज का सफर, हाँ, वो इसी दौर पर फोकस्ड है। इसके बाद आता है आधुनिक काल, जिसमें अंग्रेजों के आने से लेकर हमारी आज़ादी तक की पूरी कहानी शामिल है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। मध्यकाल अपने आप में ही एक पूरी कहानी है, जिसे हम 2 भागों में समझ सकते हैं। पहला है पूर्व मध्यकाल, जहां भारत के छोटे छोटे कई राज्य आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। और फिर आता है उत्तर मध्यकाल, जब मुगलों ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी, जिसने कला, आर्किटेक्चर और संस्कृति को एक नया मिला-जुला रूप दिया। लेकिन एक मिनट, सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था? ये हमें इतनी श्योरिटी से पता कैसे चलता है? इतिहासकार ना किसी जासूस की तरह सुराग इकट्ठा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मध्यकाल की कहानी लिखने के लिए उन्हें ये सुराग आखिर मिलते कहाँ से हैं। और ये सबूत, ये सुराग हर जगह बिखरे हुए हैं। जमीन के नीचे दबे सिक्के और बर्तन हमें बताते हैं कि उस दौर के लोग कैसे रहते थे। उस जमाने की शानदार इमारतें राजाओं की ताकत की कहानी सुनाती हैं। पुरानी पांडुलिपियां और किताबें उस समय के ज्ञान और सोच को जिंदा रखती हैं। और जो विदेशी यात्री आए थे, उनके लिखे यात्रा वृत्तांत हमें एक बाहरी नज़र से उस भारत को देखने का मौका देते हैं। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार सवाल उठता है। आज जब हम हिंदुस्तान कहते हैं तो हमारे दिमाग में पूरे भारत का नक्शा आ जाता है ना? पर क्या मध्यकाल में भी इसका मतलब यही था? इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। 13वीं सदी के एक फारसी इतिहासकार थे, मिन्हाजुस सिराज। उनके लिए हिंदुस्तान का मतलब था सिर्फ आज का पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का एरिया। मतलब उनके नक्शे में दक्षिण भारत तो शामिल ही नहीं था। इससे ये पता चलता है कि वक्त के साथ साथ शब्दों के मतलब भी कैसे बदल जाते हैं। और ये सिर्फ शब्दों की ही बात नहीं थी, नक्शे तो एक अलग ही कहानी बताते हैं। अगर आप शुरुआती अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी का नक्शा देखें तो उसमें दक्षिण भारत वहां है जहां आज उत्तर भारत है। कमाल है ना? लेकिन सदियों बाद जब एक फ्रांसीसी ने नक्शा बनाया तो वो काफी हद तक आज के भारत जैसा दिखने लगा था। ये दिखाता है कि दुनिया के बारे में हमारी समझ धीरे धीरे कैसे बेहतर हुई। अच्छा, एक और शब्द लेते हैं, विदेशी। आज हमारे लिए विदेशी कौन है? जो भारत का नागरिक नहीं है, राइट? पर उस जमाने में जरा सोचिए, अगर आप एक गांव में रहते हैं और पास के दूसरे गांव से कोई आता है तो आपके लिए वो विदेशी होता था। मतलब पहचान देश से नहीं, बल्कि आपके अपने गांव या समुदाय से जुड़ी थी। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि उस दौर को समझने के सोर्सेस क्या हैं। अब चलिए जरा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इन सोर्सेस से हमें उस समाज और राजनीति के बारे में क्या पता चलता है जो लगातार बदल रही थी। ये वो दौर था जब पावर के नए नए सेंटर्स बन रहे थे। एक तरफ राजपूत थे जो खुद को महान योद्धा मानते थे, तो दूसरी तरफ मराठा, सिख, जाट और अहोम जैसी ताकतें भी अपना असर बढ़ा रही थीं। यहाँ तक कि बिहार जैसे इलाकों में चेरो जैसी जनजातियों ने भी करीब करीब 300 सालों तक चलने वाले शक्तिशाली राजवंशों की स्थापना की थी।
और ये जो सामाजिक बदलाव था ना, वो सीधे सीधे जमीन से जुड़ा हुआ था। आप ऐसे इमेजिन कीजिए, बड़े बड़े जंगलों को साफ करके खेती के लायक जमीन बनाई जा रही है। इससे किसानों की संख्या बढ़ गई। ये किसान अपनी उपज का एक हिस्सा शासकों को लगान के तौर पर देते थे, और फिर धीरे धीरे कुछ किसान जिनके पास ज्यादा जमीन थी वो जमींदार बन गए, और समाज काम के आधार पर अलग अलग जातियों और उपजातियों में बढ़ता चला गया। इससे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब देखिए, जब समाज बदलता है तो जाहिर है लोगों की आस्था, उनके विश्वास वो भी बदलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मध्यकाल में धर्म और संस्कृति के एरिया में कौन से बड़े बदलाव आ रहे थे। इस दौर में ना आस्था के दो बड़े रास्ते एक तरह से कहें तो पैरेलल चल रहे थे। एक तरफ था वो धर्म जिसमें भव्य मंदिर थे, जटिल पूजा पाठ और कर्मकांड थे, और जिसे राजाओं का सपोर्ट हासिल था। लेकिन दूसरी तरफ एक शांत क्रांति हो रही थी, वो था भक्ति आंदोलन। इसका मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी की जरूरत नहीं, किसी महंगे यज्ञ की नहीं, सिर्फ सच्ची भक्ति और प्रेम ही काफी है। और इसी भक्ति और सूफी परंपरा के जो संत थे, जैसे कबीर, नानक और मनेर, इन्होंने समाज को एक बिल्कुल नई दिशा दी। उन्होंने जाति पाति और धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, और उनकी आवाज आज भी हमारे समाज में गूंजती है। उस दौर ने हमें सिर्फ सोच और विचार ही नहीं दिए, बल्कि एक ऐसी विरासत भी दी है जिसे हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। चलिए मध्यकाल की कला, साहित्य और आर्किटेक्चर की दुनिया में एक चक्कर लगाते हैं। उस दौर में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने ज्ञान को फैलाने का तरीका ही बदल कर रख दिया, और वो थी कागज का इस्तेमाल। 13वीं सदी में जब चीन से कागज भारत पहुंचा तो इसने ताड़ के पत्तों पर लिखने की सदियों पुरानी परंपरा को बदल दिया। अब किताबें लिखना, हिसाब किताब रखना और ज्ञान को सहेजना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। कागज की इसी क्रांति की वजह से कई ऐसे अनमोल ग्रंथ लिखे गए जो आज भी हमारे लिए उस दौर में झांकने वाली एक खिड़की की तरह है। जैसे अल बरूनी की तहकीक-ए-हिंद, जो उस समय के भारत को बिल्कुल जीवंत कर देती है, या फिर अबुल फजल का अकबरनामा, जिससे हमें मुगल साम्राज्य की बहुत डिटेल्ड जानकारी मिलती है। और लिटरेचर के साथ साथ आर्किटेक्चर, अरे उसमें तो ये युग बेमिसाल था। कुतुब मीनार और ताजमहल जैसी इमारतों को तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन इस दौर की छाप पूरे देश में देखी जा सकती है। चाहे बिहार के सासाराम में शेर शाह का मकबरा हो या मनेर शरीफ की दरगाह, हर इमारत उस समय की कारीगरी और कला की एक बेहतरीन कहानी कहती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहास को समझने के लिए हमारे पास दो तरह के सबूत हैं। एक जो जमीन के ऊपर या नीचे मिलते हैं, जैसे कि इमारतें, सिक्के और हथियार, और दूसरे जो कागज पर लिखे गए हैं, जैसे किताबें, सरकारी दस्तावेज और ऑटोबायोग्राफीज। इन्हीं दोनों को जब हम जोड़कर देखते हैं तब जाकर इतिहास की पूरी तस्वीर बनती है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, मध्यकाल की वो कौन सी विरासत है, चाहे वो हमारी भाषा हो, हमारा खाना हो, हमारी कला हो या हमारे रीति रिवाज, जो आज भी इतने सालों बाद भी हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। इस पे जरूर सोचिएगा।